आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 17। इसमें कह रहा है कि आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आनन एंथैल्पी मैग्नीशियम के प्रथम आनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आनन एंथैल्पी से अधिक है। तो इस चीज की हमको व्याख्या करके बताना है कि सोडियम की प्रथम आनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आनन एंथैल्पी से कम है, किंतु सोडियम की द्वितीय आनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आनन एंथैल्पी से ज्यादा है। तो देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो Na तथा Mg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिख लेंगे। तो Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उनको भरना है। तो आप अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s इस तरह से क्रम से आपको याद करके वैसे लिखना है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो 1s 2s 2p 3s तक आ जाएगा। तो 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, 2p में 6 भर दिए। अब 6 4 10 पूरे हो गए। तो इस s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन चूंकि अब एक ही बचा है तो एक इसमें भर देंगे। तो ये हमारे 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 पूरा हो गया। अब मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक 12 होता है, अब उसमें भरेंगे। तो वैसे ही 1s 2s 2p 3s तक जाएगा। तो 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, 2p में 6 भर दिए। तो 6 4 10 हो गए, 2 बचे। तो s में 2 रह सकते हैं, तो 3s में 2 भर दिए। अब देखिए, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल यानी कक्षक है। अब इसको ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। चूंकि सोडियम परमाणु क्रमांक 11 मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 की तुलना में कम नाभिकीय आवेश है। देखिए, सोडियम में कम नाभिकीय आवेश है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। परमाणु क्रमांक का मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, और अगर उदासीन परमाणु है तो वही संख्या इलेक्ट्रॉनों की भी होती है। तो देखिए, नाभिक में सोडियम के कम प्रोटॉन है, इसका मतलब कम नाभिकीय आवेश है। सोडियम के प्रथम आनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की तुलना में कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इसमें इसका परमाणु क्रमांक कम है, नाभिकीय आवेश यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कम है। इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन को, जो ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है, इसको निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि खिंचाव कम होगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम है। तो इसीलिए सोडियम की प्रथम आनन एंथैल्पी कम होगी। अब देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम यानी प्लस आयन में परिवर्तित हो जाता है। यह ऐसी बात हमने बताया था कि बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव में लिखते हैं, ऋणात्मक संख्या में, और बाहर चला जाता है इलेक्ट्रॉन तो धनात्मक संख्या में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है सोडियम से, तो Na प्लस लिखा गया। अगर 2 निकलते तो Na+2 हो जाता। तो एक निकला है तो Na प्लस लिख दिया गया, तो Na प्लस में बदल जाएगा। तथा मैग्नीशियम Mg प्लस में, और मैग्नीशियम जो है अगर उसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम Mg+1 लिखेंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। अब Na से एक निकाल देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा। अब Mg से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा तो 1s2 2s2 2p 6 3s1 हो जाएगा। एक निकलेगा, एक बचा रहेगा, तो 3s1 लिखेंगे। अब देखिए, Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान के समान एक बहुत अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए, जो हमारा Na है, तो Na में ये 2 पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए, ये भी दूसरा है Sp, दोनों के पहले 2 है, यानी इसकी जो है दूसरा मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। तो इसका मतलब एक ही कक्षा में S और P है। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2,8। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो पूर्ण भरा हुआ कक्षा माना जाता है, यानी अब ये किसी से क्रिया नहीं करेगा।
यानी अक्रिय गैस की तरह प्रभाव इसका रहेगा। और नियान में भी यानी जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी अक्रिय गैस है, तो ये नियान की तरह अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ये पूर्ण रूप से स्थायी अवस्था है। लेकिन अब यही कंडीशन अगर देखी जाए मैग्नीशियम में, तो देखिए इसकी बाहरी कक्षा में अभी एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी क्रिया कर सकता है। तो वही कह रहा है कि इसलिए यानी प्लस आयन से Mg की तुलना में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यानी नियान की तरह अक्रिय गैस की तरह उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब वो नहीं इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्योंकि स्थायी अवस्था है। तो इसलिए यानी प्लस Mg की तुलना में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लेगा, यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी कारण से सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम ने प्राप्त कर लिया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इसलिए दूसरा जब निकलेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो स्थायी है। अब अस्थायी क्यों होना चाहेगा? संख्या 18 देखते हैं। कह रहा मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी के किसी समूह में नीचे की ओर कम होने के कौन कौन से कारक हैं? तो हमने बताया था आपको कि बाएं से जब दाएं चलते हैं आवर्त सारणी में तो ये आवर्त होते हैं, और जब ऊपर से नीचे चलते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये वर्ग या समूह होते हैं। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुख्य समूह तत्वों में आयनन एंथैल्पी के किसी समूह में नीचे की ओर कम होने के कौन से कारक है। मतलब वर्ग में या समूह में हम ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी कम क्यों होती है, ये हमसे कह रहा है कि उसके क्या कारण है। तो देखिए मुख्य समूह तत्व में आयनन एंथैल्पी के किसी समूह में नीचे की ओर कम होने के विभिन्न कारक निम्नलिखित है। क्या क्या है? समूह में नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब समूह में हम नीचे जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि नाभिक में आवेश बढ़ेगा नीचे जाने पर। समूह में नीचे जाने पर प्रत्येक तत्व में नए कोष जुड़ जाने से के कारण परमाणु आकार बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात, जब हम नीचे जाएंगे तो नए कक्षाएं बनती हैं, नई कक्षाएं बनती हैं, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला जो तत्व है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन नई कक्षा में जाते हैं। इसका मतलब नई कक्षा और दूर होगी नाभिक से, इसलिए नाभिक से जो नए इलेक्ट्रॉन है उनकी दूरी बढ़ जाएगी, यानी परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। तो नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से आकर्षण कम होगा क्योंकि दूरी बढ़ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इसलिए आयनन एंथैल्पी घटती है नीचे जाने पर। समूह में नीचे जाने पर आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर आवरण प्रभाव घट जाता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि समूह में जब हम नीचे जाते हैं तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ जाती है। बाहरी कक्षा की तुलना में अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती है। इससे क्या होता है कि जो अंदर नाभिक है, मान लीजिए नाभिक एक बल्ब है, अब बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो रोशनी दूर वाले इलेक्ट्रॉन को कम मिलेगी। तो इसी प्रकार इसको समझिए कि नाभिक बल लगा रहा है, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले घेर लेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम बल लग पाएगा, इसलिए बाहर वाला आसानी से निकल सकता है। इसलिए नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि जितना आसानी से निकलेगा उतना ऊर्जा कम देने पड़ेगी, और ऊर्जा ही आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो बाहर वाले पर आवरण प्रभाव घट जाता है, इसलिए बाहर वाले को निकालना आसान होगा क्योंकि कम ताकत से नाभिक उसको खींच पाएगा। तो परमाणु आकार में वृद्धि तथा आवरण प्रभाव का संयुक्त प्रभाव नाभिकीय आवेश में वृद्धि के प्रभाव से अधिक हो जाता है। तो आकार में जो वृद्धि हो गई और जो आवरण प्रभाव हो गया, शील्डिंग इफेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इन दोनों का प्रभाव इतना
प्रभावी हो जाता है कि नाभिक का जो आवेश है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। ये प्रभाव इस प्रकार कार्य करते हैं कि नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप समूह में नीचे जाने पर आनन एंथैल्पी कम हो जाती है। जैसी बात है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर निकालने में हमको कम ऊर्जा लगेगी तो कहेंगे आनन एंथैल्पी कम है, क्योंकि लगने वाली ऊर्जा ही आनन एंथैल्पी है। आनन एंथैल्पी का मतलब आयन बनाने के लिए कितनी ऊर्जा लग रही है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कह रहा है वर्ग 13 के तत्वों की प्रथम आनन एंथैल्पी के मान किलो जूल प्रति मोल में इस प्रकार है। BAl GaIn TL ये जो है वर्ग 13 के तत्व हैं। आप आवर्त सारणी उठा करके देखिए, उसमें मिलेंगे। तो B का 801, 577, 579 Ga का, In का 558, TL का 589 है। तो कह रहा है सामान्य से इस विचलन की प्रवृत्ति की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो किलो जूल प्रति मोल में प्रथम आनन एंथैल्पी के मान दिए गए हैं, तो इस सामान्य से कुछ अलग हैं। तो वही कह रहा है कि सामान्य से जो कुछ अलग हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए, सामान्य परंपरा के अनुसार वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाने पर आनन एंथैल्पी घटती है। जैसा ऊपर हमने पढ़ा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आनन एंथैल्पी घटती है, लेकिन Ga तथा TL इसके अपवाद हैं। इसको अंडरलाइन करिए। सामान्यतः घटती है, लेकिन Ga तथा TL इसके अपवाद हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से, उसमें कुछ त्रुटियां थी तो हमने दूसरी बुक का रेफरेंस लिया है। कह रहा वर्ग 13 में नीचे की ओर जाते समय B से Al तक, ये जी गलत लिखा है, Al तक प्रथम आनन ऊर्जा घटती है। Ag नहीं है, Al होना चाहिए, ये Al है, क्योंकि परमाणु का आकार एवं आवरण प्रभाव बढ़ता है। फिर से समझिए, वर्ग 13 में नीचे की ओर जाते समय B से Al तक, Ag नहीं Al है, प्रथम आनन ऊर्जा घटती है। हमने ऊपर पढ़ा भी था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणु का आकार एवं आवरण प्रभाव बढ़ता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसी के ऊपर वाले क्वेश्चन में। लेकिन द्वितीय आनन ऊर्जा Al की तुलना में Ga से अधिक है। लेकिन द्वितीय आनन ऊर्जा Al की तुलना में Ga से अधिक है। जबकि TL की बहुत अधिक है। जबकि TL की बहुत है। फिर से पढ़िए, लेकिन द्वितीय आनन ऊर्जा Al की तुलना में Ga से अधिक है, जबकि TL की बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है कि Al तत्व यस ब्लॉक तत्वों के बाद आता है। ऐसा क्यों है? Al की तुलना में Ga से अधिक क्यों है Al की? ऐसा इसलिए है कि Al तत्व यस ब्लॉक तत्वों के बाद आता है, जबकि Ga और In D ब्लॉक तत्वों के पश्चात आते हैं, और TL D और F ब्लॉक तत्वों के बाद में अतिरिक्त DF इलेक्ट्रॉन आवृत नहीं करते। तो TL और जबकि Ga और In D ब्लॉक तत्वों के पश्चात आते हैं, और TL D और F ब्लॉक तत्वों के बाद में अतिरिक्त DF इलेक्ट्रॉन आवृत नहीं करते हैं। फिर नीचे पढ़िए, Ga में Al की तुलना में वाह इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है। Ga में Al की तुलना में वाह इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि Ga ज्यादा मजबूती से बंधा रहता है। Ga से नीचे जाते समय आवरण प्रभाव बढ़ता है। जब Ga से नीचे जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जो नाभिक आवेश के प्रभाव को कम कर देता है। तो आवरण प्रभाव बढ़ता है, जिससे नाभिक का जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाता है। इसलिए TL की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान
आयन से अधिक होता है। इसलिए Tl की यहाँ पर देखिए 558 है आयन का, इसमें Tl का 589 है, जबकि नीचे जाने पर घटना चाहिए, घटना चाहिए, जबकि इसका ज्यादा है। इसमें देखिए घटना चाहिए लेकिन Al से Ga का ज्यादा है। तो एक कारण क्या है, मतलब ये जो विचलन है यहाँ पर अंतर आ रहा है, उसका क्या कारण है। तो फिर से हम लोग समझते हैं इसको। वर्ग 13 में नीचे की ओर जाते समय B से Al तक प्रथम आयनन ऊर्जा घटती है। तो यहाँ पर देखिए B से Al तक, B का ज्यादा है उससे कम है, घटती है क्योंकि परमाणु का आकार एवं आवरण प्रभाव बढ़ता है। लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा Al की तुलना में Ga से अधिक है। लेकिन इसकी जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी वो Al की जो है Ga से अधिक होगी, द्वितीय आयनन ऊर्जा, जबकि Tl की बहुत अधिक है, Tl की बहुत अधिक होगी है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय की बात कर रहा है कि जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी, हालांकि यहाँ पर इस बात को करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें प्रथम ही बताना है कि ये अंतर क्यों है, बस फिर भी पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है द्वितीय, लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा Al की तुलना में Ga से अधिक है, मतलब Al की ज्यादा होगी Ga से, और Tl की बहुत अधिक होगी, द्वितीय की बात कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि Al तत्व S ब्लॉक तत्वों के बाद आता है, जबकि Ga और In D ब्लॉक तत्वों के पश्चात आते हैं, और Tl D और F ब्लॉक तत्वों के बाद में अतिरिक्त DF इलेक्ट्रॉन आवृत नहीं करते हैं। तो द्वितीय से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें प्रथम में ये अनियमितता है उसके बारे में बताना है। अब देखिए यहाँ से पढ़िए, Ga में Al की तुलना में वाह इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बना रहता है। Ga में Al की तुलना में जो बाहरी नाभिक है वो मजबूती से बंधा है, तो जाहिर सी बात है कि मजबूती से बंधा होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है इससे। Ga से नीचे जाते समय आवरण प्रभाव बढ़ता है। अब Ga से जब नीचे जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा जो नाभिक आवेश के प्रभाव को कम कर देता है, इसलिए Tl की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान आयन से अधिक होता है। इसलिए Tn की जो है जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो आयन से अधिक है। यहाँ पर देखिए इस जगह ये चीज गलत लिखी गई है कि नाभिकीय आवेश के प्रभाव को कम कर देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो D और F ब्लॉक है, जो D और F इलेक्ट्रॉन है, वो S और P इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम परिरक्षण प्रभाव रखते हैं, कम शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो Ga में Al की तुलना में वाह इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। Ga में Al की तुलना में वाह इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है, Ga में Al की तुलना में, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए ज्यादा है, इसकी 577 है, इसकी 579 है। Ga से नीचे जाते समय आवरण प्रभाव बढ़ता है, ये गलत कह रहा है, आवरण प्रभाव घटता है, इसलिए क्योंकि आगे जो है D और F इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही कह रहा है कि जबकि Ga और In D ब्लॉक तत्वों के पश्चात आते हैं, और Tl D और F ब्लॉक तत्वों के बाद में Tl बाद में अतिरिक्त DF इलेक्ट्रॉन आवृत नहीं करते हैं। तो अतिरिक्त D और F इलेक्ट्रॉन आवृत नहीं करते, इसलिए आवरण प्रभाव का मान Tl में कम होता है। तो Tl में जब आवरण प्रभाव कम होगा तो नाभिकीय प्रभाव आवेश के प्रभाव ज्यादा होगा, इसलिए Tl की प्रथम आयन ऊर्जा का मान In से अधिक होता है, इसकी इससे अधिक होती है। तो इस बात को ध्यान देना है, थोड़ा ये गलत लिखा है। अब यहाँ देखिए 60 में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सामान्य परंपरा के अनुसार वर्ग 13 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, लेकिन Ga तथा Tl इसके अपवाद है।
डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, यहाँ डी ये एफ होगा, sp-df। तो डी और एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव यानी शील्डिंग इफेक्ट एस तथा पी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होता है। ये 5 नहीं एस है, ये 2 नहीं पी है, इसको ध्यान दीजिए। डी है, ये एफ है, ये एस है, ये पी है। तो डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव एस तथा पी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होता है। जीए में 3d इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि टीएल में 5d तथा 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4f 5d तथा 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं। कम परिरक्षण प्रभाव के कारण जीए तथा टीएल परमाणुओं के नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रहते हैं। इस कारण से पड़ोसी तत्वों की तुलना में इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, जीए और टीएल की। ये पड़ोसी हो गए, तो इसकी इससे ज्यादा इसकी है, इससे ज्यादा इसकी है, क्योंकि इसमें डी और इसमें एफ तत्व पाए जाते हैं। डी इसमें एफ, तो डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से बांधे रहते हैं। इसलिए जीए और टीएल का आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ये मेन मुद्दा हो गया। अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। कह रहा है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा ऋणात्मक होगी, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, फ्लोरीन या क्लोरीन। 2 ऑप्शन हमको मतलब 2 दिए गए, इनमें बताना है। अब आगे भी क्वेश्चन है कि एफ की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। ये देखिए आंसर है, यहाँ पर उत्तर नहीं लिखा है। एफ की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। ओ से एफ तक जाने में, ओ से एफ तक जाने में परमाणु आकार घटता है। जब हम ओ से एफ, ओ पहले आता है, एफ बाद में, आवर्त में जब चलेंगे, तो आवर्त में जब चलेंगे तो आगे की ओर चलेंगे हम बाएं से दाएं तरफ, तो एफ दाईं तरफ आता है, ओ बाईं तरफ आता है। तो जाहिर सी बात है कि बाईं से दाईं तरफ चलते थे तो परमाणु आकार घटता था। तो वही कह रहा है कि ओ से एफ तक जाने में परमाणु आकार घटता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है। परमाणु आकार घटेगा और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ये दोनों कारक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के मान को अधिक ऋणात्मक बनाते हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो परमाणु आकार घटेगा, तो फ्लोरीन में नाभिक के ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अच्छे से खींच सकेगा, और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन के नाभिकीय आवेश भी बढ़ गया और इसका आकार भी कम हो गया। तो कम आकार के कारण नाभिक के ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अच्छे से खींच लेगा, और नाभिक का आवेश भी बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अधिक आवेश के कारण और अच्छा खींच लेगा, क्योंकि नाभिक में प्लस होगा तो माइनस को खींचता है, तो और अच्छे से खींचेगा जब नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा। तो दोनों फायदे की चीजें हो गई फ्लोरीन के लिए। तो वही कह रहा है कि ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक जाने में परमाणु आकार घटता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ये दोनों कारक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के मान को अधिक ऋणात्मक बनाते हैं, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि करते हैं। अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है फ्लोरीन से। तो अब यहां ध्यान रखिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ये दोनों क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे, 100% आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के समान धनात्मक है, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमको बताना है कि जो ऑक्सीजन है, अब इसको देखते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी धनात्मक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उदासीन ऑक्सीजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर ऊर्जा का निष्कासन होता है,
तथा प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। तो इसको देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन एक जुड़ रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये O-1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो माइनस लगा देंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141.0 किलो जूल है। अब देखिए, और अधिक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जब आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर और डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण लगेगा, तो हमें इसकी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। जब इसकी ऊर्जा को हम कम करेंगे तो कम कैसे करेंगे, उसको अवशोषित कर लें, तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है ऊर्जा को। तो ऊर्जा जब कम होती है तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन डाले मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण में जो ऊर्जा जितने ऊर्जा से प्रतिकर्षित कर रहा है उस ऊर्जा को हम अवशोषित कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि और अधिक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक है, क्योंकि एक ऋण आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो जितना ऊर्जा से वो प्रतिकर्षित करेगा, जितना ऊर्जा लगा करके, उतनी ऊर्जा को अगर हम अवशोषित कर लें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो अब देखिए O-, अब इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, तो O-2 बन गया और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना हो गई, +780.0 किलो जूल। ये प्लस में, क्योंकि अवशोषित हो रही है, यहाँ उत्सर्जित हो रही थी तो माइनस में था, यहाँ अवशोषित हो रही है तो प्लस में है। अब देखिए, इसका कारण यह है कि ऋण आवेशित ऑक्सीजन आयन O- ऑक्सीजन आयन तथा आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण होता है, जैसा हमने अभी ऊपर बताया। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण आवश्यक है, जो विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण पर विजय प्राप्त करता है। यानी ऋण ऋण के बीच जो प्रतिकर्षण होगा, जब हम ऊर्जा अवशोषित करके इसकी ऊर्जा कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहली ऋणात्मक, दूसरी धनात्मक है, विजय प्राप्त करता है। इसी कारण से ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। पहले में ऊर्जा उत्सर्जित हुई इसलिए ऋण चिन्ह लगा है, दूसरे में ऊर्जा अवशोषित हुई यानी हमने ले लिया इसलिए धन चिन्ह लगा। तो इसीलिए दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना है और एक विद्युत ऋणात्मकता है, तो दोनों को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु की एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध में साझे के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है। तो दोनों को फिर से समझिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको कोई परमाणु प्राप्त कर ले, लब्धि मतलब उपलब्धि क्या हासिल की, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो यही उपलब्धि हुई। इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब बाहर जो इलेक्ट्रॉन है विलगित उससे उस इलेक्ट्रॉन को परमाणु में जोड़ लिया जाए। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता क्या है, जिसको विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं, उसका मतलब ये है कि एक तत्व या एक परमाणु दूसरे परमाणु से जो साझा किए है तो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने वाली प्रवृत्ति को इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता कहते हैं। तो फिर से इनको समझिए। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित मतलब अकेले गैसीय परमाणु की एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध में साझे, सहसंयोजक मतलब दोनों का साझा है, तो सहसंयोजक बंध में साझे के युग्मित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार ये दोनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, जबकि दोनों एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करते हैं। आकर्षित दोनों में ही आकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन का,
बस इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में विलगित परमाणु द्वारा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक दूसरे परमाणु द्वारा अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को कहते हैं। ये अंतर होता है। तो 22 क्वेश्चन हो गया। अब 23वें क्वेश्चन से का अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर से करेंगे।